स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। आज हम पढ़ेंगे सम्मन के बारे में। इससे पहले भी हम 2 वीडियो सम्मन के रिगार्डिंग बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ये जाना था कि सम्मन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका बेसिक क्या है और इसका सब्सटेंटिव नेचर क्या है। ठीक है, ये 3 चीजें हमने जानी थी। उसके बाद हमने इसके प्रोसीजरल नेचर को जानने के लिए ऑर्डर नंबर 5 का भी रुख किया था इसी वीडियो के अंदर, जहां पे हमने 2 चीजें देखी थी। एक तो इश्यू ऑफ सम्मन और एक है सर्विस ऑफ सम्मन। जहां इश्यू ऑफ सम्मन हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर जाना था कि जब प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर केस इंस्टीट्यूट करता है तो उसके बाद ये कोर्ट डिफेंडेंट के अगेंस्ट सम्मन को कैसे इश्यू करता है। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी दूसरी वीडियो के अंदर सर्विस ऑफ सम्मन के बारे में जाना था, जहां सर्विस ऑफ सम्मन के टोटल 5 तरीके होते हैं जिसके थ्रू कोर्ट डिफेंडेंट तक सम्मन सर्व कर सकता है। बट हम दूसरी वीडियो के अंदर 3 ही मेथड पढ़ पाए थे। सो इस वीडियो के अंदर हम बाकी बचे हुए 2 मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिनके थ्रू कोर्ट सम्मन सर्व करा सकता है डिफेंडेंट के पास। ठीक है, सो सम्मन के अंदर हमको 3 चीजें पढ़नी थी टोटल। एक, सम्मन होता क्या है, इसका सब्सटेंटिव नेचर क्या है। वहीं दूसरा, इसका प्रोसीजरल नेचर में हमने जानना था कि इश्यू कैसे होता है सम्मन, और उसके बाद उसका सर्विस कैसे कराया जाता है। हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर सम्मन क्या होता है, सम्मन का सब्सटेंटिव नेचर क्या है, वहीं सम्मन कैसे इश्यू होता है ये जाना था। दूसरी वीडियो के अंदर हमने कि सम्मन को सर्व करने के 5 तरीके होते हैं, जिसमें से हमने 3 ही के ऊपर डिटेल में बात करी थी। अब हम इस वीडियो के अंदर बाकी बचे 2 तरीकों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सम्मन को सर्व करने के लिए टोटल हमारे सीपीसी के अंदर 5 तरीके बताए गए हैं, जिसमें से 3 तरीके हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम बचे हुए 2 मेथड के बारे में बात करेंगे। उनमें से सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस को बताने के लिए ऑर्डर नंबर 5 के अंदर 3 रूल दे रखे हैं, रूल नंबर 17, रूल नंबर 19 एंड रूल नंबर 20। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 17 की, जो कहता है प्रोसीजर when defendant refuses to accept service or cannot be found। कह रहा है जब डिफेंडेंट के पास सर्विंग ऑफिसर सम्मन सर्व करने के लिए पहुंचता है तो उस सम्मन की सर्विस को एक्सेप्ट करने से जब डिफेंडेंट रिफ्यूज कर देता है या फिर डिफेंडेंट अपने जगह पे नहीं मिलता, अपने रेसिडेंस पे नहीं मिलता सर्विंग ऑफिसर को, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा डिफेंडेंट तक सम्मन पहुंचाने का, उसी प्रोसीजर के बारे में बात करता है रूल नंबर 17। ठीक, रूल नंबर 17 हमसे 2 पैराग्राफ में बात करता है, जहां पे वो अपने पहले पैराग्राफ में ये बताता है कि कब ये माना जाएगा कि डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व नहीं हुआ। वहीं दूसरा पैराग्राफ ये बताता है कि अगर रूल नंबर 17 के पहले क्लॉज के तहत, यानी पहले पैराग्राफ के तहत ये माना जा रहा है कि डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व नहीं हुआ है, तो फिर अगला प्रोसीजर क्या होगा डिफेंडेंट तक सम्मन को सर्व करने का। ठीक है, तो रूल नंबर 17 दोनों पैराग्राफ को मिलाकर हमसे ये कहता है कि कब ये माना जाएगा कि डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व नहीं हुआ और उसके बेसिस पे अगला प्रोसीजर क्या होगा डिफेंडेंट तक सम्मन को पहुंचाने का। अब इन दोनों पैराग्राफ को हम डिटेल में देख लेते हैं। रूल नंबर 17 का पहला पैराग्राफ इस बारे में बात करता है कि कौन सी सिचुएशन में ये माना जाएगा कि डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व नहीं हुआ है। ठीक है, रूल नंबर 17 का जो ये पहला पैराग्राफ है ये 3 सिचुएशन के बारे में बात करता है, जहां पे इसकी जो पहली सिचुएशन है वो ये कहती है कि मान लीजिए डिफेंडेंट या उसका एजेंट या कोई तीसरा व्यक्ति जो डिफेंडेंट के बिहाफ पे सम्मन की सर्विस को एक्सेप्ट कर सकता है, अगर ये 3 लोग सम्मन की सर्विस को एक्सेप्ट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप के ऊपर साइन नहीं करते, तो ऐसी सिचुएशन में भी माना जाएगा कि डिफेंडेंट को सम्मन सर्व नहीं हुआ है। वही दूसरी सिचुएशन ये कहती है कि जब सर्विंग ऑफिसर डिफेंडेंट के पास सम्मन को सर्व करने के लिए लेके जाता है तो उस वक्त डिफेंडेंट अपने रेसिडेंस पे नहीं मिलता। ठीक, और रीजनेबल टाइम में डिफेंडेंट अपने रेसिडेंस के ऊपर मिल जाएगा, इसका भी कोई अंदाजा नहीं है किसके पास, सर्विंग ऑफिसर के पास। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे डिफेंडेंट सर्विंग ऑफिसर को नहीं मिल रहा जिससे कि सर्विंग ऑफिसर डिफेंडेंट को सम्मन सर्व कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में भी माना जाएगा कि डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व नहीं हुआ है। वहीं तीसरी सिचुएशन ये कहती है कि जब डिफेंडेंट ना मिल रहा हो, या तो डिफेंडेंट का एजेंट या फिर कोई तीसरा व्यक्ति जो डिफेंडेंट के बिहाफ पे सम्मन को एक्सेप्ट कर सकता है, इन दोनों में से किसी भी व्यक्ति को डिफेंडेंट ने अपॉइंट ही नहीं किया,
यानी कि डिफेंडेंट का ना कोई एजेंट है ना कोई तीसरा व्यक्ति है जो डिफेंडेंट के बिहाफ पे सम्मन को एक्सेप्ट कर सके और डिफेंडेंट मिल नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन में भी माना जाएगा कि डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन है जहां पे ये माना जाएगा कि डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व नहीं हुआ है। अब अगर सम्मन सर्व नहीं हुआ है तो सर्विंग ऑफिसर क्या करे? तो सर्विंग ऑफिसर के पास क्या दूसरा प्रोसीजर है, क्या दूसरा तरीका है जिससे कि वो डिफेंडेंट तक सम्मन को सर्व कर सके, वो बताता है रूल नंबर 17 का पैराग्राफ नंबर 2। सो रूल नंबर 17 का सेकंड पैराग्राफ इस बारे में बात करता है कि जब ये मान लिया जाए कि डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व नहीं हो पा रहा है तो किस तरीके से डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व कराया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में रूल नंबर 17 का सेकंड पैराग्राफ चस्पा सर्विस के बारे में बात करता है, यानी कि वो तरीका, वो मेथड जिसका इस्तेमाल कर सकता है कौन? सर्विंग ऑफिसर। किस चीज के लिए? सम्मन की सर्विस के लिए। और किसके पास सम्मन की सर्विस करनी है उसको? डिफेंडेंट के पास। यानी कि वो तरीका जिसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? सर्विंग ऑफिसर कर रहा है सम्मन सर्व करने के लिए डिफेंडेंट के पास। ठीक है, और क्यों कर रहा है? क्योंकि जो तरीका उसने यूज किया था सम्मन सर्व करने के लिए वो फेल हो गया। तो अब चस्पा सर्विस होता क्या है और इसके बारे में रूल नंबर 17 का क्लॉज 2 क्या कहता है, अब इसको देख लेते हैं। सो रूल नंबर 17 का क्लॉज 2 कह रहा है कि सर्विंग ऑफिसर सम्मन को क्या करेंगे? जहां पे डिफेंडेंट रहता है या फिर जहां पे अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है या फिर जहां पे पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, इन तीनों में से किसी भी एक जगह पर वो क्या करेंगे? या तो मेन डोर पे सम्मन को अफिक्स कर देंगे या फिर किसी दूसरे कॉन्स्पिशियस पार्ट के ऊपर सम्मन को अफिक्स कर देंगे। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि सम्मन जब जाता है डिफेंडेंट के पास तो 2 पार्ट में जाता है, एक ओरिजिनल दूसरा कॉपीड। जो ये कॉपीड है ये अफिक्स होगा या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, और ओरिजिनल जो होगा वो कोर्ट के पास रिटर्न कर दिया जाएगा। और रिटर्न करते वक्त कोर्ट को ये बताया जाएगा कि मैंने कौन? सर्विंग ऑफिसर ने सम्मन को अफिक्स कर दिया है किसी एक्स जगह पे, और ये एक्स जगह कौन सी है वो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। ठीक है, दूसरा उसके बाद सर्कमस्टेंस भी बताएगा कि इन सर्कमस्टेंसेस के कारण मैंने सम्मन अफिक्स किया है। उसके बाद उस पर्सन का नेम एंड एड्रेस भी बताएगा जिसने डिफेंडेंट को या डिफेंडेंट के घर को ढूंढने में मदद करी थी और जिसके सामने इस सर्विस ऑफिसर ने सम्मन को अफिक्स किया था। कहां अफिक्स किया था वो अभी हमने देख ही लिया है कि इन तीनों में से कहीं पे भी वो अफिक्स कर सकता है। ठीक है, तो मोटा मोटा क्लॉज नंबर 2 क्या कह रहा है कि सम्मन ऑफिसर जो सम्मन सर्व करने के लिए आ रहा है वो सम्मन को या तो डिफेंडेंट के रेसिडेंस पे या फिर डिफेंडेंट जहां पे पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है या फिर जहां पे वो बिजनेस कैरी ऑन करता है, इन तीनों में से किसी भी एक जगह के मेन डोर पे या फिर किसी दूसरे कॉन्स्पिशियस पार्ट पे अफिक्स कर देगा। ठीक है, और अफिक्स किसको करेगा? सम्मन की कॉपी को करेगा और ओरिजिनल कोर्ट के पास वापस भेज देगा। और कोर्ट को भेजते वक्त तो ये भी बताएगा कि उसने सम्मन अफिक्स किया है और किन सर्कमस्टेंसेस में किया है, और उस व्यक्ति का नाम बताएगा जिसके सामने वो सम्मन अफिक्स किया गया है। ठीक है, नाउ इसके बाद हम बात करते हैं रूल नंबर 19 की। कह रहा एग्जामिनेशन ऑफ अ सर्विंग ऑफिसर। कह रहा वेयर सम्मन इज रिटर्न्ड अंडर रूल नंबर 17 कोर्ट शेल, if the return under that rule has not been verified by the affidavit of the serving officer and may, if it has been so verified, examine the service officer on oath or cause him to be so examined by another court touching his proceedings and may make such further inquiry in the matter as it thinks fit and shall either declare that the summon has been duly served और ऑर्डर सच सर्विस एज इट थिंक्स फिट। तो बेसिकली रूल नंबर 19 ये कहता है कि अगर सर्विंग ऑफिसर रूल नंबर 17 के तहत ओरिजिनल सम्मन कोर्ट को वापस कर देता है तो उसके बाद क्या होगा, और ओरिजिनल सम्मन कोर्ट के अंदर वापस आने के बाद कोर्ट की उसके ऊपर प्रतिक्रिया क्या होगी। सी, अब यहाँ पे जो ओरिजिनल सम्मन वापस आया कोर्ट में, या तो सर्विंग ऑफिसर ने एफिडेविट लगाया होगा या फिर नहीं लगाया होगा। अगर लगाया है या नहीं लगाया, कोर्ट क्या करेगा? उस सर्विंग ऑफिसर को एग्जामिन करेगा कि क्या वो सच बोल रहा है। और कैसे एग्जामिन करेगा? या तो उससे ओथ पे बुलवाएगा कि जो तुम बोल रहे हो क्या वो सही बोल रहे हो, या फिर उसको दूसरे कोर्ट के हवाले छोड़ देगा कि ये कोर्ट डिसाइड करेगी
कि तुमने रूल नंबर 17 के तहत जो ओरिजिनल सम्मन वापस किया है क्या वो सही वापस किया है, या फिर कोई और इंक्वायरी बैठा सकता है कोर्ट, जैसा कोर्ट को ठीक लगे, और उसके बाद कोर्ट को जैसा लगता है वो सम्मन को दोबारा सर्व कराने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, तो रूल नंबर 19 सिंपली बस इतना ही कहता है कि जब रूल नंबर 17 के तहत सम्मन वापस आ जाता है तो उसके बाद जो सर्विंग ऑफिसर गया था सम्मन को सर्व करने के लिए, उसके इस डिसीजन को वेरीफाई करना और दोबारा से उस सम्मन को डिफेंडेंट के पास सर्व कराने की कोशिश करना। फोर्थ मेथड का लास्ट रूल है रूल नंबर 20, जो अपने आप में सब्स्टिट्यूटेड सर्विस को डिफाइन करता है। ठीक है, तो रूल नंबर 20 का जो पहला क्लॉज है वो हमसे ये कहता है where the court is satisfied that there is reason to believe that the defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding service, or that for any other reason the summon cannot be served in ordinary way, the court shall order। रूल नंबर 20 का पहला क्लॉज हमसे कह रहा है कि अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि डिफेंडेंट सम्मन की सर्विस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा ये कि जो ऑर्डिनरी वे है सम्मन को सर्व करने का, उसके थ्रू सम्मन सर्व नहीं हो पा रहा डिफेंडेंट को, तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। बट कोर्ट ऑर्डर क्या पास करेगा उससे पहले हम ये देख लेते हैं ऑर्डिनरी वे कौन सा है। हमने अभी पिछली वीडियो के अंदर जो 3 तरीके समझे थे, मेथड 1, मेथड 2 एंड मेथड 3, वो एक तरीके से माने जाते हैं कि ऑर्डिनरी वे है सम्मन को सर्व करने के लिए। और अगर उन मेथड से, उन तरीकों से सम्मन सर्व नहीं हो पा रहा, तब कोर्ट ऑर्डर करेगा। अब देखते हैं कि कोर्ट ऑर्डर क्या करेगा। सबसे पहला ऑर्डर कोर्ट करेगा कि सम्मन टू बी सर्व्ड बाय अफिक्सिंग अ कॉपी thereof in some conspicuous place in the court house। कह रहा है कि कोर्ट का पहला ऑर्डर ये होगा कि सम्मन की जो कॉपी है उसको अफिक्स किया जाए। कहां पे? कोर्ट हाउस के किसी ऐसे कॉन्स्पिशियस प्लेस पे जहां पे डिफेंडेंट उस सम्मन की कॉपी को आसानी से देख ले। ठीक, दूसरा ऑर्डर पास करेगी कोर्ट जिसमें वो कहेगी कि ऑल्सो अपॉन सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस इन विच द डिफेंडेंट इज नोन टू हैव लास्टली रिसाइडेड और carried on business or personally worked for gain or in such other manner as the court thinks fit। जो दूसरा ऑर्डर होगा कोर्ट का, उसके अंदर कोर्ट ये कहेगी कि जहां पे डिफेंडेंट लास्टली रिसाइडेड है, जहां पे डिफेंडेंट का लास्ट एड्रेस है हमारे पास, जहां पे डिफेंडेंट रुका था, उस घर के कॉन्स्पिशियस पार्ट पे सम्मन की कॉपी को अफिक्स किया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई एड्रेस नहीं है तो डिफेंडेंट जहां पे अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है उसके किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट के ऊपर सम्मन की कॉपी को अफिक्स किया जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो जहां पे डिफेंडेंट पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है वहां पे सम्मन को सर्व किया जाएगा। अगर कोर्ट नहीं चाहता कि जहां पे डिफेंडेंट रहता है, या फिर डिफेंडेंट जहां पे अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है, या फिर डिफेंडेंट जहां पे पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, वहां पे सम्मन को सर्व किया जाए, वहां पे सम्मन की कॉपी को अफिक्स किया जाए, तो कोर्ट किसी और तरीके से भी सम्मन को सर्व कर सकता है जैसा उसको ठीक लगे। जो कोर्ट दूसरा ऑर्डर पास कर रही है वो तो सेम उसी तरीके से लग रहा है जो अभी हमने रूल नंबर 17 में पढ़ा, बट दोनों में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड द रूल नंबर 17? बेसिकली सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वहां पे यही सेम काम सर्विंग ऑफिसर अपने मन से कर रहा है और यहां पे वही सर्विंग ऑफिसर कोर्ट की मर्जी से कर रहा है। ठीक है, नाउ रूल नंबर 20 के अगले क्लॉज के बारे में बात करते हैं हम। तो अगला क्लॉज कहता है वेयर द कोर्ट acting under sub rule 1 orders service by an advertisement in newspaper, the newspaper shall be daily newspaper circulating in the locality in which the defendant is last known to have actually and voluntarily resided, carried on business or personally worked for gain। जो हमने ये देखा कि कोर्ट किसी और तरीके से भी सम्मन को सर्व कर सकता है, तो वो कौन सा तरीका होगा वो रूल नंबर 20 का क्लॉज 1A बताता है। कह रहा है कि कोर्ट जब रूल नंबर 20 के क्लॉज 1 के तहत काम कर रहा होगा तो कोर्ट उस वक्त सम्मन को एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी सर्व कर सकता है। अब ये एडवर्टाइजमेंट कहां देगा कोर्ट? न्यूज़पेपर में देगा, और उस न्यूज़पेपर में देगा जो डेली न्यूज़पेपर होगा और सर्कुलेट होता होगा उस लोकेलिटी में जहां पे
डिफेंडेंट रहा हो लास्टली, या फिर जहां पे डिफेंडेंट अपना बिजनेस कैरी ऑन करता हो, या फिर जहां पे डिफेंडेंट पर्सनली वर्क फॉर गेन करता हो। ठीक, तो ये है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। अब बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का इफेक्ट क्या होगा। सी, सर्विस सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट शैल एज इफेक्चुअल एज इफ इट हैड बीन मेड ऑन द डिफेंडेंट पर्सनली। कह रहा है कि कोर्ट जब सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के थ्रू सम्मन को सर्व करेगा तो ये माना जाएगा कि वो सम्मन की सर्विस इस तरीके से की गई है जैसे डिफेंडेंट को वो सम्मन की सर्विस पर्सनली की गई हो। ठीक है, वहीं अब हम बात करते हैं वेयर सर्विस सब्स्टिट्यूटेड टाइम फॉर अपीयरेंस टू बी फिक्स्ड। कह रहा है जहां सर्विस सब्स्टिट्यूटेड होगी बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट शैल फिक्स such time for appearance of the defendant as the case may require। तो कोर्ट जब सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के तहत सम्मन सर्व करेगा तो उस वक्त कोर्ट टाइम भी फिक्स करेगा। किस चीज के लिए? डिफेंडेंट के अपीयरेंस के लिए। ठीक है, यानी कि जब सब्स्टिट्यूटेड सर्विस होगी तो कोर्ट एक टाइम भी फिक्स करेगा जिस टाइम पे कोर्ट ये बोलेगा कि इस दिन इस टाइम पे डिफेंडेंट को अपना रिटर्न स्टेटमेंट लेकर कोर्ट के अंदर हाजिर होना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। नाउ अब हम बात करते हैं अपने लास्ट मेथड की जिसके थ्रू सम्मन डिफेंडेंट तक पहुंचाया जा सकता है। तो लास्ट मेथड है सर्विस ऑफ सम्मन इन स्पेशल केसेस। तो इसमें जो सबसे पहला रूल है वो है रूल नंबर 21 जो कहता है सर्विस ऑफ सम्मन वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। कह रहा है कि अगर डिफेंडेंट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है तब तो ठीक है, कोर्ट भेज देगा जिस भी तरीके से उसको भेजना होगा। बट अगर डिफेंडेंट दूसरे कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है तब उस डिफेंडेंट को सम्मन कैसे भेजा जाएगा। तो इस बारे में रूल नंबर 21 कहता है कि अ सम्मन मे बी सेंट बाय अ कोर्ट बाय विच इट इज इशूड वेदर विद इन और विदाउट द स्टेट either by one of its officer or by post or by such courier service as may be approved by the High Court, by fax message or by electronic mail service or by any other means as may be provided by the rules made by the High Court to any court having jurisdiction in the place where the defendant resided। मान लीजिए प्लेंटिफ ने कर्करडूमा कोर्ट के अंदर केस इंस्टीट्यूट कराया, किसके अगेंस्ट? डिफेंडेंट के अगेंस्ट। बट ये जो डिफेंडेंट है, अगर ये डिफेंडेंट इस कर्करडूमा कोर्ट के लोकल लिमिट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रह रहा है तो जो अभी हमने पीछे 4 मेथड पढ़े उसके हिसाब से कर्करडूमा कोर्ट इस डिफेंडेंट के पास सम्मन को सर्व कर देगा। ठीक है, बट अगर ये डिफेंडेंट इस कर्करडूमा कोर्ट के लोकल लिमिट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं रह रहा तब इस डिफेंडेंट के पास सम्मन कैसे सर्व होगा उसको बताता है हमारा रूल नंबर 21। ठीक है, जो 2 सिचुएशन के बारे में बात करता है। सबसे पहले हम इसकी पहली सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जहां पे डिफेंडेंट सेम स्टेट में या सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर रह रहा है बट किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रह रहा है। मान लीजिए ये डिफेंडेंट कर्करडूमा के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर नहीं रह रहा बट दिल्ली के साकेत कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कर्करडूमा कोर्ट इस साकेत कोर्ट के पास सम्मन भेज देगी इस डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व करने के लिए। ठीक है, अब ये साकेत कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि इस डिफेंडेंट के पास सम्मन कैसे भेजा जाए। अब जो हमने पीछे 4 मेथड पढ़े उनका इस्तेमाल करते हुए ये साकेत कोर्ट डिफेंडेंट के पास ये सम्मन भेज सकती है, या फिर इसी रूल के अंदर कुछ मेथड दिए गए हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व करने के लिए। वो कौन से तरीके हैं? फॉर एग्जाम्पल कोरियर सर्विस, या फिर कोर्ट अपना सर्विंग ऑफिसर भेज सकता है, या फिर फैक्स कर सकता है, या फिर ईमेल कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसा तरीका जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रूव कर रखा है। कि मान लीजिए दिल्ली की हाई कोर्ट ने ये अप्रूव कर रखा है कि दिल्ली के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू अपने डिफेंडेंट को सम्मन सर्व कर सकती हैं। तो यहाँ पे साकेत कोर्ट इस व्हाट्सएप मैसेज का भी इस्तेमाल कर सकती है डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व करने के लिए। ठीक है, यानी कि जो अभी हमने पीछे 4 मेथड पढ़े, या फिर जो रूल नंबर 21 के अंदर मेथड दे रखे हैं, या फिर हाई कोर्ट ने जिन मेथड को अप्रूव कर रखा है उन मेथड से ये साकेत कोर्ट डिफेंडेंट के पास सम्मन को सर्व कर सकती है। ठीक है, ये पहला तरीका समझ आ गया।
अब हम दूसरे कंडीशन की तरफ चलते हैं। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि डिफेंडेंट दूसरे स्टेट में रहता है। मान लीजिए ये करकरडुमा कोर्ट को इस डिफेंडेंट के पास सम्मन भेजना है, बट ये डिफेंडेंट ना दिल्ली में है ना इस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है। ये डिफेंडेंट यूपी के अंदर है और बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। तो अब ये करकरडुमा कोर्ट यूपी के इस बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास सम्मन को सर्व करने के लिए भेज देगी। ठीक है, अब यहाँ पे बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो अभी पीछे हमने 4 मेथड पढ़े हैं, या फिर जो रूल नंबर 21 के अंदर मेथड दे रखे हैं, या फिर यूपी के हाई कोर्ट ने जिन मेथड को अप्रूव कर रखा है, उन मेथड के थ्रू बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिफेंडेंट के पास सम्मन भेज सकती है। वो डिफेंडेंट जिसके पास सम्मन सर्व करने के लिए दिल्ली की करकरडुमा कोर्ट ने भेजा था। ठीक है, यानी कि 2 सिचुएशन हो गई। पहली सिचुएशन जहां पे सेम स्टेट या सेम टेरिटरी में है बट अलग कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर रह रहा है डिफेंडेंट। वही दूसरी कंडीशन में डिफेंडेंट दूसरे स्टेट या दूसरी टेरिटरी के किसी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है। अगर ये 2 सिचुएशन है तो वो जिस कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आ रहा है वो कोर्ट कैसे उस डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व करेंगी। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं अपने अगले रूल की। तो अगला रूल है रूल नंबर 24। मान लीजिए प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर कोई केस इंस्टीट्यूट किया। अब कोर्ट इस केस के रिगार्डिंग डिफेंडेंट के अगेंस्ट सम्मन सर्व करना चाहता है, बट मान लीजिए अगर ये डिफेंडेंट जेल के अंदर है, तब ऐसी सिचुएशन में कोर्ट सम्मन को सर्व कैसे करेगा। अब कोर्ट यहाँ पे सम्मन कैसे सर्व करेगा उसको बताता है रूल नंबर 24। तो रूल नंबर 24 कह रहा है वेयर द डिफेंडेंट इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन द सम्मन शैल बी डिलीवर्ड और सेंट or by post or by such courier service as may be approved by the High Court, by fax message or by electronic mail service or by any other means as may be provided by the rules made by the High Court to the officer in charge of the prison for service on the defendant। तो रूल नंबर 24 कह रहा है कि अगर कोर्ट को उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट सम्मन सर्व करना है जो जेल में है, तो वो जिस जेल में है उस जेल के जो इंचार्ज ऑफिसर होंगे उनके पास सम्मन भेजा जाएगा। वो कैसे भेजा जाएगा, या तो पोस्ट किया जाएगा या तो कोरियर सर्विस का यूज किया जाएगा, और वो कोरियर सर्विस जो उस स्टेट के हाई कोर्ट ने अप्रूव कर रखी हो, या फिर फैक्स मैसेज या फिर ईमेल या फिर कोई और तरीके से जो उस स्टेट के हाई कोर्ट ने अप्रूव कर रखा होगा। ठीक है, जैसे ही उस जेल के ऑफिसर इंचार्ज के पास पहुंचेगा वो सम्मन, वो ऑफिसर उस डिफेंडेंट के पास सम्मन सर्व कर देगा जो उसकी जेल के अंदर बंद है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं अपने अगले रूल की, जो है रूल नंबर 25। मान लीजिए प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर केस इंस्टीट्यूट किया। अब कोर्ट को इस डिफेंडेंट के अगेंस्ट इस केस के रिगार्डिंग सम्मन सर्व करना है, बट ये डिफेंडेंट इंडिया के अंदर तो रहता ही नहीं और इंडिया के अंदर इसका कोई एजेंट भी नहीं है जो इसके बिहाफ पे सम्मन की सर्विस को एक्सेप्ट कर सके। अभी तक हमने रूल नंबर 21 में तो ये देखा था कि अगर कोई डिफेंडेंट किसी और कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में रह रहा है या फिर किसी दूसरी स्टेट के किसी कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में रह रहा है तो वहां पे सम्मन कैसे सर्व होगा। बट यहाँ पे सिचुएशन ये है कि वो डिफेंडेंट इंडिया के बाहर ही रह रहा है। तो जो व्यक्ति इंडिया के बाहर रह रहा है उसको कोर्ट सम्मन कैसे सर्व करेगी, तो उसको कोर्ट सम्मन कैसे सर्व करेगी उसके बारे में बताता है रूल नंबर 25, जो कहता है कि अगर कोई डिफेंडेंट इंडिया के बाहर रह रहा है और उसका इंडिया के अंदर कोई एजेंट नहीं है सम्मन की सर्विस को एक्सेप्ट करने के लिए, तो सम्मन उस डिफेंडेंट को फिर भी भेजा जाएगा। अब कैसे भेजा जाएगा, या तो उसको पोस्ट कर दिया जाएगा या फिर किसी ऐसी कोरियर सर्विस का यूज किया जाएगा जिसको उस स्टेट के हाई कोर्ट ने अप्रूव कर रखा हो। कौन सा स्टेट और कौन सा हाई कोर्ट, वो स्टेट जिस स्टेट के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसको सम्मन भेजना है उस डिफेंडेंट को जो इंडिया के बाहर रह रहा है, और वो हाई कोर्ट जिस हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है। ठीक है, यानी कि बाय पोस्ट भेजा जा सकता है सम्मन, या फिर कोरियर सर्विस जो हाई कोर्ट ने अप्रूव कर रखा हो, या फिर फैक्स मैसेजेस के थ्रू, या फिर ईमेल के थ्रू भी सम्मन भेजा जा सकता है, या फिर कोई और तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है सम्मन भेजने के लिए, बट वो हाई कोर्ट द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। लेकिन ये सारे मेथड
तभी यूज होंगे जब हमारी कंट्री का उस कंट्री के साथ पोस्टल कम्युनिकेशन होगा। मान लीजिए डिफेंडेंट ब्रिटेन में रह रहा है, तो अब ब्रिटेन के साथ हमारा पोस्टल कम्युनिकेशन है, तो अब कोर्ट इन मेथड के थ्रू डिफेंडेंट को समन सर्व कर सकता है। बट डिफेंडेंट किसी ऐसी कंट्री में रह रहा हो जहां पे हमारा पोस्टल कम्युनिकेशन ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में इन मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 25 का एक प्रोवाइजो है जो ये कहता है कि अगर डिफेंडेंट बांग्लादेश या पाकिस्तान में रहता है तो उसको भी सम्मन भेजा जाएगा, बट उसको सम्मन उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा भेजा जाएगा जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोकल लिमिट के जुरिस्डिक्शन के अंदर वो डिफेंडेंट रह रहा हो। बट वो कोर्ट हाई कोर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी कि वो डिफेंडेंट जो बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान में रह रहा हो, उस व्यक्ति के पास सम्मन वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेजेगा जिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोकल लिमिट के जुरिस्डिक्शन के अंदर वो डिफेंडेंट रहता होगा। ठीक है। इसका अगला प्रोवाइजो हमसे कहता है कि अगर डिफेंडेंट पब्लिक ऑफिसर है पाकिस्तान कंट्री का या फिर बांग्लादेश कंट्री का, ठीक है, या तो पब्लिक ऑफिसर है या फिर सर्वेंट है, किसमें, रेलवे कंपनी में, या फिर बांग्लादेश या पाकिस्तान की किसी लोकल अथॉरिटी के अंदर कोई पब्लिक ऑफिसर है, तो ऐसी सिचुएशन में सम्मन भेजा जाएगा। बट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ना भेजकर उस कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रहे कि वो जो पब्लिक ऑफिसर होगा वो पाकिस्तान या बांग्लादेश के मिलिट्री या नेवल या फिर एयर फोर्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 27 की। कह रहा है सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और ऑन अ सर्वेंट ऑफ अ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। तो ये वाला जो प्रोवाइजर रूल नंबर 25 का, ये उन पब्लिक ऑफिसर्स की बात कर रहा है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की कंट्री के हैं, और रूल नंबर 27 उन सिविल पब्लिक ऑफिसर्स की बात कर रहा है जो हमारे भारत देश के हैं। ठीक है। तो मान लीजिए प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई केस इंस्टीट्यूट किया। अब इस केस के रिगार्डिंग कोर्ट को इस डिफेंडेंट के अगेंस्ट सम्मन सर्व करना है, और ये डिफेंडेंट हमारे भारत का कोई सिविल पब्लिक ऑफिसर है या फिर सर्वेंट है रेलवे कंपनी के अंदर, या फिर भारत के अंदर जो लोकल अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटी के अंदर कोई ऑफिसर है या फिर कोई सर्वेंट। ठीक है। तो उसको कोर्ट सम्मन कैसे भेजेगा वो बताता है रूल नंबर 27। तो रूल नंबर 27 कहता है कि वेयर द डिफेंडेंट इज अ पब्लिक ऑफिसर और इज अ सर्वेंट ऑफ अ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी, द कोर्ट में if it appears to it that the summon may be most conveniently so served, send it for service on the defendant to the head of the office in which he is employed together with a copy to be retained by the defendant। ठीक है। तो रूल नंबर 27 कह रहा है कि अगर भारत का कोई पब्लिक ऑफिसर है या फिर कोई सर्वेंट है जो रेलवे कंपनी के अंदर काम करता है या फिर लोकल अथॉरिटी के अंदर कोई ऑफिसर है या सर्वेंट है, तो उसको सम्मन भेजा जाएगा, बट डायरेक्टली उसको नहीं भेजा जाएगा। उसके ऊपर जो उसका हेड है, जो उसको कमांड करता है, उसके पास सम्मन भेजा जाएगा। और सम्मन आपको पता ही है 2 कॉपी में जाता है, एक ओरिजिनल और एक कॉपीड। ओरिजिनल डिफेंडेंट के पास ही रह जाएगा, वही कॉपीड उसके सिग्नेचर के बाद वापस कोर्ट के पास चला आएगा। ठीक है। बट ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे वही है कि पब्लिक ऑफिसर इंडियन मिलिट्री या नेवल या एयर फोर्स से संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है। रूल नंबर 28 कहता है कि सर्विस ऑन द सोल्जर, सेलर और एयरमैन। तो वही वाली बात आ गई। अब रूल नंबर 27 के अंदर जिनको एक्सक्लूड किया गया है उनको सम्मन कैसे भेजा जाएगा वो बताता है रूल नंबर 28, जो कहता है वेयर डिफेंडेंट इज अ सोल्जर, सेलर और अ एयरमैन, द कोर्ट शैल सेंड द सम्मन फॉर सर्विस टू हिज कमांडिंग ऑफिसर टुगेदर with a copy to be retained by the defendant। वही सेम तरीके से यहाँ पे भी सम्मन भेजा जाएगा। अगर सोल्जर है तो उसके कमांडिंग ऑफिसर के पास सम्मन भेजा जाएगा, अगर सेलर है तो उसके कमांडिंग ऑफिसर, अगर एयरमैन है तो उसके कमांडिंग ऑफिसर के पास सम्मन भेजा जाएगा। जहाँ एक सम्मन तो उसी डिफेंडेंट के पास रह जाएगा, वहीं दूसरा सम्मन वापस कोर्ट के पास चला आएगा सिग्नेचर के बाद। किसके सिग्नेचर? डिफेंडेंट के सिग्नेचर के बाद, जिससे ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि डिफेंडेंट को सम्मन मिल चुका है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 29 की, जो कहता है ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू हुम सम्मन इज डिलीवर्ड और सेंट फॉर सर्विस। कह रहा है कि उस व्यक्ति की क्या ड्यूटी होगी जिसको सम्मन डिलीवर किया गया है या फिर जिसको सम्मन की सर्विस सेंड की गई है। तो इसके रिगार्डिंग 2 प्रोविजंस है, जहां पे पहला प्रोविजन ये कह रहा है वेयर अ सम्मन इज डिलीवर्ड और सेंड टू एनी पर्सन फॉर सर्विस अंडर रूल नंबर 24, 27 और 28, सच पर्सन
shall be bound to serve it if possible and to return it under his signature with the written acknowledgement of the defendant, and such signature shall be deemed to be evidence of a service. So रूल नंबर 29 का पहला क्लॉज कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को सम्मन की सर्विस के लिए सम्मन डिलीवर किया गया है अकॉर्डिंग टू रूल 24 और रूल 27 और रूल 28, तो वो पर्सन बाउंड है कि वो सम्मन की सर्विस करे अगर पॉसिबल है, और सम्मन की सर्विस के बाद सिग्नेचर लेकर आए डिफेंडेंट का, साथ में डिफेंडेंट का रिटर्न एक्नॉलेजमेंट भी लेकर आए और ले आकर कोर्ट के पास रिटर्न कर दे, क्योंकि वो सिग्नेचर ये एविडेंस माना जाता है कि सम्मन सर्व हो चुका है। अब रूल नंबर 29 का सेकंड क्लॉज कहता है वेयर फ्रॉम एनी कॉज सर्विस इज इम्पॉसिबल द सम्मन शैल बी रिटर्न टू द कोर्ट with a full statement of such cause of the step taken to procure service, and such statement shall be deemed to be evidence of non service। कह रहा है कि अगर सम्मन की सर्विस करना इम्पॉसिबल हो जाता है तो सम्मन वापस कोर्ट को रिटर्न कर दिया जाएगा और पूरी स्टेटमेंट के साथ कि क्या कारण थे जिसके वजह से सम्मन सर्व नहीं हो पाया, क्योंकि वो स्टेटमेंट ही एविडेंस का काम करेगा कि सम्मन सर्व नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 5 के लास्ट रूल की, जो है रूल नंबर 30, जो कहता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ लेटर फॉर सम्मन। कह रहा है कि कुछ व्यक्ति हमारे भारत देश में ऐसे भी हैं जो उस पद पे बैठे हैं जिनके पास सम्मन भेजना सही नहीं है। यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक सम्मानित पोस्ट पे बैठा है, तो उसको कोर्ट सम्मन ना भेज के लेटर भेज देती है कि आपके अगेंस्ट ये केस कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट हुआ है, आप कृपया कोर्ट के अंदर आकर रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द ऑर्डर नंबर 5। सो हमने 3 वीडियो के अंदर सम्मन को पूरा समझ लिया। नाउ अब हम अपनी अगली वीडियो के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। वो रिटर्न स्टेटमेंट जो सम्मन की सर्विस के बाद डिफेंडेंट कोर्ट के अंदर सबमिट करता है। ठीक है।